4 नवंबर 1914 ब्रिटेन का एक एंडोरेंस जहाज कुछ तूफानी समुद्रों को पार करके दुनिया के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस जहाज में 28 लोगों का क्रू मौजूद है और कमांड संभाले हैं एक एक्सप्लोरर सर अर्नेस्ट शकेल्टन, जो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो इतिहास में आज तक किसी ने किया ही नहीं, पूरे अंटार्कटिका के कॉन्टिनेंट को पैदल पार करना। एक ऐसे जमाने में जहां कोई स्मार्टफोन नहीं, कोई जीपीएस नहीं, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं, इस बर्फीले कॉन्टिनेंट को -50 डिग्री सेल्सियस की ठंड में बर्फीले तूफानों के बीच टॉप से बॉटम तक पूरा पैदल पार करना चाहते हैं। इनका प्लान है अपने जहाज के जरिए अंटार्कटिका के तट पर पहुंचने का, वेडल सी से होते हुए। नक्शे में देखिए एग्जैक्टली यहाँ पर यह जमीन पर उतरेंगे और वहाँ से फिर पैदल ट्रैक करते हुए यह साउथ पोल जाएंगे और फिर उसे क्रॉस करके चलते चलते रॉस सी तक पैदल पहुंचेंगे। टोटल में लगभग 2900 किमी का ट्रैक, और अगर सब कुछ प्लान के अनुसार चला तो यह करने में करीब 120 दिन का समय लगेगा। लेकिन यह प्लान कितनी बुरी तरीके से फेल होता है और आगे इन्हें क्या झेलना पड़ता है, ना तो यह इमेजिन कर सकते थे उस वक्त और ना ही आप इसकी कल्पना कर सकते हैं दोस्तों। 5 नवंबर 1914 को एंडोरेंस साउथ जॉर्जिया आइलैंड पहुंचते हैं। ये था इंसानी दुनिया का आखिरी स्टॉप। नक्शे में अगर आप इसे देखोगे तो यह ग्रुप ऑफ आइलैंड साउथ अमेरिका की टिप के पास मौजूद है। इसके नीचे आता है अंटार्कटिका का बाहर निकला हुआ हिस्सा, जिसे पेनिनसुला कहा जाता है, और साथ ही में मौजूद है वेडल सी, एक ऐसा समुद्र जो तीनों तरफ से अंटार्कटिका की जमीन से घिरा हुआ है। इसकी वजह से यहाँ जमी हुई बर्फ आसानी से बाहर नहीं निकल पाती है और बर्फ की एक डेंस परमानेंट बन जाती है। उस दिन मौसम बहुत ही खराब था और वेडल सी में भी कंडीशन उतनी ही खराब थी। लोगों ने वार्न किया कि वेडल सी का कंडीशन बहुत ही डेंजरस है, बट शकेल्टन बहुत ही जिद्दी थे। इन्होंने यह मिशन डिले नहीं किया और आगे चलते रहे। 5 दिसंबर 1914 एंडोरेंस का जहाज आगे बढ़ता रहा, लेकिन जल्द ही वही हुआ जिसका डर था। 18 जनवरी 1915 कुछ समय तक बर्फ के किनारे किनारे चलने के बाद यह जहाज पूरी तरीके से बर्फ में फंस गया। लेकिन फिर भी ये 3 घंटे शिप को पूरी ताकत के साथ इंजन की फुल स्पीड पर चलाकर बर्फ से निकलने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये शिप 1 इंच भी नहीं हिलती। क्रू मेंबर जहाज से बाहर निकलते हैं और कुल्हाड़ी, छीनी और आरी से बर्फ काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। वो पॉइंट जहाँ उन्हें उतरना था उसका नाम था वॉसल वे, लेकिन ये बर्फ में फंसा जहाज अब धीरे धीरे वहाँ से दूर होता जा रहा था, जिसकी वजह से ये सब करीब 60 माइल्स दूर हो चुके थे और शिप हिल भी नहीं रहा था। 24 अक्टूबर 1915 शाम के 6:45 पे अचानक से तेज प्रेशर की वजह से बर्फ फट जाता है और एक बड़ा सा टुकड़ा शिप पर जा गिरता है, जिसकी वजह से एंडोरेंस का स्ट्रक्चर टूट जाता है और उसमें पानी अंदर घुसने लगता है। जिसके बाद लगातार 3 दिन तक क्रू पानी निकालते रहे, बट पानी निकालने में नाकाम हो जाते। आखिरकार शकेल्टन ने ऑर्डर दिया कि अब शिप छोड़ दो। 27 अक्टूबर 1915 अचानक से जोरदार धमाका होता है और उनकी आंखों के सामने एंडोरेंस समुद्र में डूब जाता है। लेकिन शुक्र है सभी क्रू मेंबर्स तब तक बाहर निकल जाते हैं सेफली। इन क्रू मेंबर्स के पास ज्यादा खाना भी नहीं था, सिर्फ 1 महीने का था। तूफान, ठंड और भूख के बीच सभी महीनों तक बर्फ पर जीते हैं और सभी क्रू मेंबर्स यहाँ से निकलते हैं और कई महीने चलने के बाद और कई सारी मुश्किलें सामना करने के बाद ये फाइनली सभी एक आइलैंड पर पहुँचते हैं, जिसका नाम था एलिफेंट आइलैंड, जो एक अनहैबिटेड आइलैंड था। जिसे देखने के बाद अब सवाल था कि घर कैसे जाएं। मैप को देखकर शकेल्टन के पास 3 ऑप्शन दिखाई देती है। पहला केप हॉर्न जाना जो 800 किलोमीटर था, दूसरा फाल्कलैंड आइलैंड जाना जो 880 किलोमीटर था, और तीसरा साउथ जॉर्जिया आइलैंड जाना जो कि 1300 किलोमीटर था। पहले 2 शॉर्ट थे लेकिन बहुत ही डेंजरस था। शकेल्टन ने 3rd ऑप्शन चुना। 24 अप्रैल 1916 को शकेल्टन और 5 क्रू एक छोटी सी बोट में साउथ जॉर्जिया आइलैंड के लिए निकलते हैं। ये 5 क्रू मेंबर्स अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहे थे। कुछ महीने बाद धीरे धीरे दिन रात नाव चलाकर ये फाइनली अपनी मंजिल के पास पहुंचते हैं। 10 मई 1916 को फाइनली ये सब साउथ जॉर्जिया आइलैंड पहुंचते हैं।
लेकिन अब भी स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ। जहाँ वो थे वहाँ से हेल्प मिलने वाली जगह दूसरी साइड थी। थोड़ी देर राहत और आराम करने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो इंसानों तक नाव से जाएंगे, लेकिन वह बहुत ही दूर हो जाता। फिर वह डिसाइड करते हैं कि वो पहाड़ों को पार करके जाएंगे, जिसके बाद 36 घंटे नॉन स्टॉप माउंटेन क्रॉस करने के बाद 20 मई 1916 को जब वो फाइनली व्हेलिंग स्टेशन पहुंचते हैं तो इन्हें देख के पहचानना बहुत ही मुश्किल था कि एक्चुअली में ये इंसान भी है या नहीं, क्योंकि इनका चेहरा, दाढ़ी और कपड़े पूरी तरह से खराब हो गए थे। तभी वहाँ के स्टेशन मैनेजर ने उन्हें पहचाना कि ये तो स्केलेटन है जो 2 साल पहले गायब हो गया था। स्केलेटन थोड़ी देर आराम करने के बाद वो तुरंत रेस्क्यू शिप मंगवाते हैं, जिससे कि एलिफेंट आइलैंड पर बचे लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। 25 अगस्त 1916 स्केलेटन को एल्चो नाम की रेस्क्यू शिप को दिया जाता है। स्केलेटन तुरंत बिना देर किए एलिफेंट आइलैंड के लिए निकल जाते हैं और 30 सितंबर 1916 को करीब 56 दिन बाद फाइनली वो सब एलिफेंट आइलैंड पहुंच जाते हैं। इस आइलैंड पर पहुंचते ही जो इन्होंने देखा उसे देख के वह हैरान हो गए, क्योंकि जो 22 लोग वहां रुक गए थे वो सब के सब अभी भी जिंदा थे। लगभग 2 साल बाद बर्फ, समुंदर और माउंटेन से लड़ने के बाद फाइनली स्केलेटन सारे 27 लोगों को जिंदा घर ले आए। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ उनकी लीडरशिप, हिम्मत और उनके क्रू के डिटर्मिनेशन से। अगर आपको ये सर्वाइवल की कहानी पसंद आई दोस्तों, तो इतनी ही कमाल की एक सर्वाइवल की कहानी है द मैन सर्वाइव 339 डेज इन डीप सी की। एक और ऐसी कहानी है जो आपको बताती है कि अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन हो, आपके अंदर हिम्मत हो और जिद हो, तो आप सही में इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हो। और अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों।